हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेटेंट पूलिंग की। व्हाट एग्जैक्टली इज द पेटेंट पूलिंग? एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि अभी कोविड पैंडमिक के दौरान पेटेंट पूलिंग वाज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज़। तो हम यही डिस्कस करेंगे पेटेंट पूलिंग होती क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द पेटेंट पूलिंग क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी आया है एंड प्रोबेबली इसका क्वेश्चन भी आ सकता है 2021 प्रीलिम्स के अंदर। पहले हम बात करते हैं पेटेंट क्या होता है। अ पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज बनाई है कि आप क्रिएटिव माइंड के हैं, आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, सपोज आपने कोई इंजन बनाया है जिसकी बहुत ही कम कार्बन एमिशंस है, तो आपने वो ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बनाई है जो किसी और ने नहीं बनाई, तो आपको उसको पेटेंट मिल सकता है। पेटेंट का मतलब है वो आपके आइडिया को, आपकी टेक्नोलॉजी को या आपकी क्रिएटिव वर्क को एक प्रोटेक्शन देगा कि कोई और उसे इलीगली यूज ना कर सके। क्योंकि ऑब्वियसली यार आपने मेहनत की है, आपने अपना टाइम लगा के वो टेक्नोलॉजी बनाई है, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट भी आपको ही मिलना चाहिए। तो जब भी आप कोई क्रिएटिव वर्क होता है या कोई ब्रेन कैपेसिटी से, आप अपनी कैपेसिटी से, इंटेलेक्ट से कोई भी चीज को ओरिजिनेट करते हो, तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, कि आपने अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से या अपने इंटेलेक्ट से उसको बनाया है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कई तरह की होती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जीआई गुड्स, और भी कई चीज होती हैं। तो पेटेंट होता है जब भी आप कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू लाते हो, कोई टेक्नोलॉजी लाते हो या कोई आइडिया लाते हो। अगर वहीं हम लिटरेरी वर्क की बात करें तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट में जैसे आपने कोई स्क्रीन प्ले तैयार किया या कोई नोवेल तैयार किया या कोई भी लिटरेरी वर्क तैयार किया, तो आपको उसका कॉपीराइट मिलता है कि इलीगली उसको और कोई यूज ना कर सके। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि आपके काम को राइट मिला हुआ है कि आपके अलावा उसे कोई यूज नहीं कर सकता। इन केस अगर किसी को यूज करना है तो उसे आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी पहले। तो अब उस परमिशन में आप उसे पैसे के एक्सचेंज में आप उसको सेल कर सकते हो कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतनी रॉयल्टी चाहिए। या आप अगर एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं तो आप सोशल कॉज के लिए उसको वैसे भी अलाउ कर सकते हैं। बट आपकी परमिशन के बिना कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो a patent is a form of intellectual property that gives its owner the legal right to exclude others from making, using or selling an invention for a limited period of years। सबसे पहली बात कि आपका जो पेटेंट है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, एक तो वो अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड पेटेंट जो होता है वो जनरली 20 साल के लिए एप्लीकेबल होता है, कि आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई तो 20 साल तक आपकी परमिशन के बिना उसको कोई यूज नहीं कर सकता। बट 20 साल के बाद वो ओपन हो जाएगी, उसको कोई भी यूज कर पाएगा। वहीं कॉपीराइट जो होता है लिटरेरी वर्क का, उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है पेटेंट से, और ऐसे ही वेरी करते हैं। जैसे जीआई गुड्स का 10 साल का होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ ईयर्स के लिए होता है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन या जो भी टेक्नोलॉजी है वो ओपन डोमेन में चली जाती है, जहाँ पे उसको कोई भी यूज कर सकता है। और एक कंडीशन है कि आप पेटेंट ले सकते हो, आप अपना राइट ले सकते हो, पर उसको पब्लिक डिस्क्लोजर में लाया जा सकता है। सपोज कि आपने इंजन बनाया है जिसका कार्बन एमिशन बहुत कम है, तो आपने ये बताया कि हाँ भाई मैंने ये इंजन बनाया, मेरे को इसका पेटेंट चाहिए, मेरे को इसका राइट चाहिए। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई किसी एक्स वाई जेड बंदे ने वो इंजन बनाया है, वो पब्लिक डिस्क्लोजर में चली जाएगी। सपोज किसी कंपनी को वो आइडिया अच्छा लगा, वो सेड आउट करना चाहती है ताकि वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सके उसको यूज में लाने के लिए। तो इट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ ईयर्स इन एक्सचेंज फॉर पब्लिशिंग एंड इनेबलिंग पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, कि उस इन्वेंशन का पब्लिक डिस्क्लोजर तो होगा बट उसके राइट्स आपके पास होंगे, आपकी परमिशन के बिना वो यूज में नहीं लाई जा सकती। तो ये पेटेंट है बेसिकली। इससे ओरिजिनेट होगा हमारा पेटेंट पूलिंग। तो अब पेटेंट राइट्स जो हैं वो जनरली प्राइवेट लॉ के अंदर आते हैं। मीन्स कि आप एक प्राइवेट एंटिटी हो, आप गवर्नमेंट एंटिटी नहीं हो, तो आपने कोई चीज बनाई है, ऑब्वियसली वो प्राइवेट लॉ के अंदर आएगी। और आपकी परमिशन के अलावा अगर कोई उसको यूज करता है तो यू कैन शू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि भाई मेरा राइट है, मैंने अपने मेहनत से ये चीज बनाई है और उसको कोई और बंदा ले जाए। पायरेसी क्या होती है? पायरेसी इसी चीज को तो कहते हैं कि कोई मेहनत से फिल्म बनाता है या कोई और चीज बनाता है और उसको कोई और चुरा के ले जाए। तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए जो बंदा है जिसने मेहनत की है उसके राइट्स को बरकरार रखने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिवाइस किया गया है।
और इसके आपको कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ले जा सकते हो एंड यू कैन शू हिम टू इन्फोर्स योर राइट्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स मैकेनिज्म में भी उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि को जो भी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी अगर ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी लाता है, सपोज इन्वायरमेंट में या एग्रीकल्चर में कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी मेंबर स्टेट अगर लाया है, तो उसके पास राइट है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है और उसकी अनुमति के बिना या उसकी परमिशन के बिना कोई और कंट्री उसको यूज नहीं कर सकता। तो वही है कि जो भी कंट्री मेहनत करेगा, जिसके पास भी पेटेंट होगा, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। वो अपनी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी कि हमें भाई 10% दो, 20% दो। तो ऐसे ही चीजें चलती हैं और ट्रिप्स के अंदर उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि मतलब कोई भी कंट्री अपनी नई टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा के फिर अपने हिसाब से अपनी कंडीशंस के हिसाब से उसको ट्रेड कर सकता है। ये एक मैकेनिज्म ऑफ ट्रेड भी है। तो अब आगे चलते हैं कि कंसर्न्स क्या है पेटेंट के। अब जैसे कि मैंने बताया कि पेटेंट है, आपने कुछ डिवाइस किया, आपके पास 20 साल के लिए उसके राइट्स हैं। सपोज करो कि वो टेक्नोलॉजी एक ब्रेक थ्रू है कि सपोज फार्मास्यूटिकल में या मेडिकल में आपने कोई ड्रग तैयार किया है कि हाँ भाई ये ड्रग इतना इफेक्टिव है कि HIV या एड्स को ये ठीक कर सकता है। तो अब आप उसको 20 साल के लिए पेटेंट करवा के बैठ गए, तो आपकी परमिशन के बिना कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा। बट आपको पता है वर्ल्ड में कितने पेशेंट्स हैं जो एड्स या HIV से सफर करते हैं, मोस्टली इन डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। बट उनके पास इतना पैसा तो है नहीं। ड्रग्स या एड्स की जो ट्रीटमेंट होती है वो 5-5 6-6 हज़ार डॉलर पर मंथ चली जाती है। तो सबके पास इतना पैसा नहीं है। बट एज ह्यूमैनिटी इन मतलब एथिक्स में हम देखें तो भाई हर बंदा डिजर्व करता है एक हेल्दी लाइफ। उसको ड्रग्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए और एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे उसको अवेलेबल होने चाहिए ड्रग्स। तो ये एक कंसर्न आ जाता है कि भाई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सोशल यूज है, सोशली मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर उसको कोई पेटेंट करवा के बैठ गया तो फिर थोड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा कि भाई वो चाहिए सबको और उसमें वो फिर मनमानी करे कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना हो चाहिए। तो वो टसल क्रिएट कर सकता है कि हाँ भाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैसे अफोर्ड करेंगे उन चीजों को। तो वही कंसर्न्स ऑफ पेटेंट ये है कि ऑल एसेंशियली रिक्वायर्ड इनोवेशन में भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। कि मतलब कोई मतलब एसेंशियली रिक्वायर्ड इनोवेशन है, मान लो अब पेरिस क्लाइमेट के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2 डिग्री सेल्सियस से हमें कम टेम्परेचर करना है। अब उसमें कोई मेंबर स्टेट अच्छी टेक्नोलॉजी लाता है, क्लीन टेक्नोलॉजी लाता है और कह देता है कि हाँ भाई कोई और इसे यूज नहीं कर सकता, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। आप एक टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा के बैठ जाओ, दूसरे यूज ना कर पाए, तो ये हम प्रॉब्लम से डील करेंगे कैसे, है ना। और वेरियस स्टेक होल्डर्स के अंदर फ्रिक्शन पैदा होगा। सपोज करो यूएसए ने कोई टेक्नोलॉजी बना ली और वो दे नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली इट वुड अफेक्ट द इंटरनेशनल रिलेशंस। कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज कहेंगे भाई तुमने तो अपना पोल्यूशन कर लिया, खुद को डेवलप कर लिया, अब ये टेक्नोलॉजी तुम हमें नहीं दे रहे हो तो हम कैसे इसमें वो करेंगे और क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन निकलेगा कैसे। तो कई कंट्री जैसे कोविड के अंदर भी कई कंट्रीज ने मान लो वैक्सीन बना रही है तो उसके राइट्स लेने की कोशिश की थी कि भाई ये वैक्सीन हमने डिवाइस किया तो इसका पेटेंट हमें मिलना चाहिए, हमारी परमिशन के अलावा ये यूज नहीं हो सकती। पर आप सोचो कोरोना से पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड था, अब कोई कंट्री राइट लेके बैठ जाएगा तो जो पुअर कंट्रीज है, मान लो अफ्रीकन कंट्रीज है जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपनी वैक्सीन खुद तैयार कर सकें, तो उनके लोग कैसे बचेंगे, वो तो फिर कोरोना से खत्म ही हो जाएंगे। तो ये एक कंसर्न है कि जो एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं किसी एसेंशियल टेक्नोलॉजी के, वो दूसरों तक पहुंचेंगे कैसे। और ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं कि मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि एक कंट्री अपना राइट लेके बैठ जाए तो वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन को इफेक्ट करेगा। बाद में लड़ाइयाँ होंगी, जैसे आपने यूएसएसआर और यूएसए में कोल्ड वॉर के टाइम देखी थी। कोल्ड वॉर में क्या था, एक बंदा स्पेस में कुछ करता तो दूसरा भी वही करने के लिए मतलब वो होड़ चालू हो जाती है। और फिर जो कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है या कुछ भी है, उसमें फिर हिंड्रेंस क्रिएट होते हैं। मान लो डब्ल्यूटीओ में फिर जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें ये कंसर्न आएंगे, वो कंसेंसस नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल एरिना में हमें चीज़ें चलानी है उसके लिए कोऑपरेशन चाहिए कंट्रीज में। और जो एक्सक्लूसिविटी क्लेम्स या एक्सक्लूसिविटी राइट्स हैं वो इन संबंधों में या इन रिलेशंस में हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो ये कुछ कंसर्न है पेटेंट के। पेटेंट एक्चुअली में तो प्रॉफिटेबल है जिसने डेवलप किया है, बट अगर वो एसेंशियल है हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कंट्रीज के लिए, तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है कि वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचेगा कैसे। अब ये एक इलस्ट्रेटिव वीडियो तैयार किया है, इसमें आप देखो कि पेटेंट के रियल कंसर्न क्या है, क्या फर्क पड़ता है
पेटेंट से। तो ये 1 मिनट का अप्रोक्सीमेटली वीडियो, इसे आप देखिए। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो अब ये इलस्ट्रेटिव वीडियो आप देखिए, पेटेंट का एक्चुअली में कंसर्न क्या है। सॉरी, देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच। तो हम दोबारा इस वीडियो को देखते हैं कि एक्चुअली में पेटेंट का कंसर्न है क्या। तो हमने देखा कि जैसे एक कंपनी अगर कोई ड्रग बना लेती है, सपोज इस वीडियो में बताया कि एचआईवी का कोई ड्रग एक कंपनी ने बना लिया। अब वो 20 साल के लिए अगर उसको पेटेंट करवा लेती है, बट एचआईवी के पेशेंट जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में हैं, अब उनको ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये कंपनी अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकती है कि हम कितने डॉलर्स में उस ड्रग्स को सेल करेंगे। अब वो हर किसी के लिए तो अफोर्डेबल होगा नहीं। तो दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ पेटेंट, कि मन चाहा चार्ज ना लगा पाए कंपनियां, इसलिए पेटेंट पूल को डिवाइस किया गया था। अब पेटेंट पूलिंग एक्चुअली में क्या है, अब हम पेटेंट पूलिंग देखते हैं जो कि कंसर्न्स ऑफ पेटेंट को एड्रेस करते हैं। पेटेंट पूल होता है कि सपोज कि हमने कोई टेक्नोलॉजी तैयार की, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि कोविड-19 में वैक्सीन तैयार हुई। वैक्सीन तैयार करने के लिए कोवैक्स फैसिलिटी डिवाइस की थी डब्ल्यूएचओ ने। कोवैक्स फैसिलिटी में क्या था कि सब कंट्रीज के रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस या साइंटिस्ट जो भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो अपना डेटा शेयर करेंगे। किसमें? एक पूल में, एक मेडिसिन पूल क्रिएट किया गया कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो जीनोम सीक्वेंस हो वायरस का, क्योंकि वेरिएंट थे वायरस के, जैसे यूके में अलग वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका में अलग वेरिएंट है, तो हर वेरिएंट का या उसके स्ट्रक्चर का जो जीनोम है वो कंट्रीज डब्ल्यूएचओ के साथ शेयर करेंगी। और जो भी वैक्सीन डेवलपमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजी है कि डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं या एटेन्युएटेड वैक्सीन बना रहे हैं, लाइव वैक्सीन बना रहे हैं, तो उसका भी जो डेटा है वो डब्ल्यूएचओ के साथ शेयर होगा। अब जब सारा डेटा शेयर होगा तो उसका फायदा क्या है, एक तो टेक्नोलॉजी साइमल्टेनियसली चलेगी, कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही कंट्री पे सारा भार है कि हाँ भाई उसे ही वैक्सीन डेवलप करनी है। टेक्नोलॉजी जब शेयर होगी तो सब अपना अपना स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। कि सपोज कुछ कंट्रीज जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद कुछ कंट्रीज अपनी टेक्नोलॉजी से वैक्सीन क्रिएट कर रहे हैं, फिर कुछ ट्रायल्स कर रहे हैं। तो ऐसे ही साइमल्टेनियसली जब चीज़ें चलेंगी तो एक तो प्रोसेस जो है वो फास्टर होगा। और जो पेटेंट पूल है, जो पेटेंट होगा उस टेक्नोलॉजी का, वो किसी एक एंटिटी के साथ नहीं होगा। मान लो डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्स फैसिलिटी बनाई, तो उस फैसिलिटी के दौरान जो भी वैक्सीन डेवलप हुई उसका पेटेंट जाएगा डब्ल्यूएचओ को। अब डब्ल्यूएचओ उस पेटेंट से, मतलब वो तो सोशली अलाइंड इंस्टीट्यूशन है, वो तो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में उस वैक्सीन को ईजिली अवेलेबल करवा सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो ये मेन फोकस है पेटेंट पूल का, जिसमें एग्रीगेशन होता है और लाइसेंसिंग होती है पेटेंट की, किसी भी टेक्नोलॉजी में किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी को नहीं, बल्कि एक मेडिसिन पूल जो क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम डब्ल्यूएचओ को भी कह सकते हैं, या कई एंटिटीज मिलके भी एक जगह आ सकती हैं, या सोशली अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे एनजीओज वगैरह, वो भी फंडिंग करके रिसर्च की तो उस पेटेंट पूल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि such pools are usually managed by a central agency and patents which become part of the pool are readily made available for licensing। मतलब कि
उस पूल में जो भी सेंट्रल एजेंसी लाइक WHO उसके पास उसका पेटेंट होगा और वो सारे कंट्रीज को इमीडिएटली लाइसेंस दे सकती है कि आप अपने तरीके से उस वैक्सीन को डेवलप कर सकते हो, या जिन्होंने भी बनाई है वो उस वैक्सीन को रिक्वायर्ड कंट्रीज की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें किसी एक एंटिटीज का रोल नहीं होगा कि उसके पास ही लाइसेंस है। तो जिसको भी लाइसेंस लेना है, सपोज यूएसए ने वैक्सीन डेवलप की, मॉडर्ना या फाइजर ने वैक्सीन डेवलप की, तो इंडिया WHO के पास जा सकता है। अगर कोवैक्स फैसिलिटी में वो वैक्सीन डिजाइन हुई है तो वो WHO से सीधी बात कर सकता है लाइसेंसिंग की, बजाय कि डायरेक्ट यूएसए के पास जाने से। क्योंकि अगर यूएसए के पास एक्सक्लूसिव पेटेंट होता तो यूएसए से परमिशन लेनी पड़ती, पर यहाँ पे जो पेटेंट पूल क्रिएट किया WHO ने, तो हम उस एंटिटी, उस सेंट्रल एजेंसी WHO से पेटेंट की एप्लीकेशन की मांग करेंगे, और WHO जो कि सोशली अलाइंड इंस्टीट्यूशन है वो हमें लाइसेंसिंग की अनुमति दे देगा। तो हम अपनी कंपनीज के थ्रू, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बनाई ब्रिटेन वाली, एस्ट्राजेनेका को सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में बना रहा है, तो वो परमिशन के बाद बना रहा है। अगर यूके कह देता कि हम परमिशन नहीं देंगे, तो फिर हम, हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो नहीं बनाता एस्ट्राजेनेका, और हमारे लोगों को वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पाती। तो जैसे आप इस डायग्राम में दे सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन पेटेंट पूल क्या है, कि जैसे पेटेंट करवाए कई कंट्रीज ने या कई एंटिटीज ने, कई रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने अपने अपने पेटेंट करवा लिए, तो वो मेडिसिन पेटेंट पूल के अंदर चले जाएंगे कि भाई ये पेटेंट पूल के अंदर है, जो सेंट्रल एजेंसी है उससे लाइसेंस लेना होगा किसी भी कंट्री को, बजाय इंडिविजुअल कंट्रीज के जिन्होंने वो चीज़ डेवलप की है। तो मेडिसिन पेटेंट पूल में जब एप्लीकेशन देगा कोई कंट्री, तो मेडिसिन पेटेंट पूल जो भी सेंट्रल एजेंसी लाइक WHO, वो उनको सब लाइसेंसेस दे देगा कि आप अपने जेनेरिक मैन्युफैक्चरर को अलाउ कर सकते हो इस वैक्सीन को बनाने के लिए, क्योंकि वो एक नेसेसिटी है। आज कोविड में हम वैक्सीन अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज या जो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को, उनके पास टेक्नोलॉजी जाएगी कैसे। अब बात आती है कि भाई जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने डिवाइस किया वैक्सीन, उनको क्या फ़ायदा होगा इस पेटेंट पूल से। ऑब्वियसली उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना उनको एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट से होता था। बट अब ये सोशली फेनोमेना है कि भाई वैक्सीन सबको अवेलेबल करवानी है, तो जो सेंट्रल पूल है जो उसके पास पैसा जाएगा, कि वो भी मुफ्त में तो देगा नहीं। अब इंडिया को देगा तो एक एग्रीमेंट साइन होगा, इंडिया कुछ रॉयल्टी उसको देगा, कुछ पैसे देगा, उस रॉयल्टी में से कुछ हिस्सा सेंट्रल एजेंसी उन पेटेंट कंट्रीज को दे देगी जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और जो बचा हुआ पैसा है उसको या तो रिसर्च में लगा सकते हैं या किसी और चीज़ में लगा सकती है। तो ऑब्वियसली इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना पेटेंट से होगा, बट यस ये एक नेसेसिटी है, तो इसको हमें और लोगों तक पहुंचाना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा जिन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो ये पेटेंट पुल इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे मनमानी को रोका जा सके, और जो टेक्नोलॉजी है, जो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसको दूसरों तक भी पहुंचाया जा सके। रिक्वायर्ड क्यों है पेटेंट पुल? ये इसलिए रिक्वायर्ड है कि इंश्योर दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि अब यूएसए मान लो कोई वैक्सीन बना रहा है, वो वैक्सीन बना रहा है, अब पूरे दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, तो उसको पूरी दुनिया को सप्लाई करने के लिए कितने साल लग जाएंगे। मतलब वैक्सीन प्रोडक्शन इज नॉट एन इजी प्रोसेस। पहले वो प्रोड्यूस होती है, फिर उसके ट्रायल्स चलते हैं, फिर उसको अवेलेबल करवाना इतने लोगों के लिए, तो उसमें कई साल लग जाते हैं। तो पेटेंट पूल के थ्रू क्या होगा, पेटेंट पूल के थ्रू जेनेरिक मैन्युफैक्चरर जो है दूसरे कंट्रीज में, उनको परमिशन मिल जाएगी, तो एक ही टाइम पे कई सारे मैन्युफैक्चरर उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं। वैक्सीन एंड मेडिसिन विल बी क्विकली अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हो जाएंगे। फिर जो रॉयल्टीज जो कंट्रीज पे करेंगे सेंट्रल एजेंसी को, उसमें से एक हिस्सा पेटेंट ओनर्स को चला जाएगा, कि हाँ भाई $100 मान लो, फॉर एग्जाम्पल $100 गए हैं सेंट्रल एजेंसी के पास, हो सकता है वो 50 या $60 पेटेंट ओनर्स को दे दे, और बाकी $40 से वो अगली रिसर्च कंडक्ट करे या किसी और ऑब्जेक्टिव में लगा सके। तो और पेटेंट पूल डिमांड है ऑनगोइंग पेंडेमिक्स की। अब ये पेंडेमिक्स कोरोना, दिस वॉज जस्ट अ ट्रेलर। जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो भी सिचुएशंस हैं, उनमें आने वाले टाइम में हो सकता है और भी जूनोटिक डिजीज और भी पेंडेमिक्स हमारे को देखने को मिले। तो किसी भी पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए, पेंडेमिक क्या है, विच स्प्रेड थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट्स, अब उसको हैंडल करने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि एक कंट्री के पास एक्सक्लूसिव राइट है और किसी और को ना दे। हमें अगर वन हेल्थ को इंश्योर करना है और सोशल वेलबींग को इंश्योर करना है और एसडीजी को हमें एकम्प्लिश करना है, तो पेटेंट पुलिंग इज द नीड ऑफ द आर।
और वेलफेयर स्टेट गोल जो होते हैं हमारे आर्टिकल 37 में, जैसे डीपीएसपी में, हम इंडिया क्या है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, उसको अपने पॉपुलेशन के वेलफेयर को ध्यान में रखना है। अब उसके लिए उसको वैक्सीन या मेडिसिन अवेलेबल करवानी पड़ेंगी। अब उसके लिए पेटेंट पूल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हमें भी उस टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी मिल सके। तो ये कुछ चीज़ें जिनके लिए रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास पेटेंट पूल हो। वे फॉरवर्ड क्या है? पहला तो पेटेंट पूल इज इन लाइन विद दोहा डिक्लेरेशन। दोहा डिक्लेरेशन आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि दोहा राउंड था जो डब्ल्यूटीओ के टॉक्स का, उसके अंदर ट्रिप्स को साइन किया गया था। ट्रिप्स क्या? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो पब्लिक हेल्थ कंसर्निंग राइट्स हैं, पब्लिक हेल्थ कंसर्निंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसमें दोहा डिक्लेरेशन में कहा गया था कि इन चीज़ों को दूसरे कंट्रीज को भी एक्सेसिबल करवाने के लिए पेटेंट पूलिंग का यूज़ किया जा सकता है। तो ये वायलेशन नहीं है डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स का, कोई इस पे सवाल नहीं उठा सकता कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ हुई है। तो पेटेंट पूलिंग इज इन लाइन विद दोहा डिक्लेरेशन, और कोई भी कंट्री इसको एक्सेस कर सकता है थ्रू अ सेंट्रल एजेंसी। दूसरा, इट रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। ऑब्वियसली डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए वो इंश्योर करेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज या जो भी कंट्रीज जिनको अफोर्डेबल नहीं है वो मेडिसिन या वो वैक्सीन या कोई भी पब्लिक हेल्थ एंटिटी है जो वो एक्सेसिबल नहीं है, उनको एक्सेसिबल कराना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऐसी चीज़ इंश्योर कर सकता है कि इसकी एक्सक्लूसिव राइट किसी के पास ना हो और वो चीज़ इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके या अवेलेबल हो सके। दूसरा ये है कि पीपीपी पेंडेमिक पेटेंट पूल ग्लोबल लेवल पे हमें प्रमोट करना पड़ेगा। ये एक द हिंदू में आर्टिकल जो पेटेंट पूल पे आया था, मई के महीने में शायद वो आया था, उसमें ये चीज़ पे फॉरवर्ड में लिखी गई थी कि पीपीपी पेंडेमिक पेटेंट पूल हमें बनाना चाहिए। पीपीपी की ज़रूरत क्यों है इस जगह? पीपीपी से हमारा रेफरेंस क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑब्वियसली जब पेंडेमिक होते हैं या नेशनल कैलेमिटी होती है, कोई भी चीज़ इतने बड़े लेवल पे होती है, तो एक एंटिटी उसको मैनेज नहीं कर सकती। ये हम भी जानते हैं। जैसे कोविड आया, कोविड में हमारी गवर्नमेंट सोली उसको मैनेज नहीं कर सकती थी, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसके साथ है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसने वैक्सीन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की हेल्प की। एनजीओ साथ में आए, जो भी एम्यूनिटीज़ थी लोगों तक पहुंचाने की, माइग्रेंट्स तक पहुंचाने की, उसमें एनजीओज ने काफ़ी हेल्प की। तो कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ मिले, प्राइवेट एंटिटीज गवर्नमेंट के साथ मिली, और जनरली जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, तो ये अपनी अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये अपने एक्सक्लूसिव राइट्स लेके बैठ जाएं और लोगों को वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो सके, और अवेलेबल हो तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट में, अफोर्डेबल ना हो। इसलिए पीपीपी पेंडेमिक पेटेंट पूल इज रिक्वायर्ड कि पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी एक साथ पार्टनरशिप में आ सकें और पेटेंट पूलिंग करके हर किसी को वो चीज़ अफोर्डेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो, और गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल भी हो। इसलिए पीपीपी की रिक्वायरमेंट है पेटेंट पूलिंग में एट अ ग्लोबल लेवल, टू पुल ऑल द इनोवेशन, जो भी इनोवेशन दुनिया में चल रही, क्लाइमेट चेंज हो या क्लीन इन्वायरमेंट हो, कुछ भी। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड ना। पेटेंट पूलिंग पे प्रोबेबली हो सकता है कि 2021 में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। तो आपको बेसिक ध्यान रखना है कि पेटेंट पूलिंग है कि कुछ भी इनोवेशन, 4 से 5 जो भी जितने भी इनोवेशन है उसको एक जगह पूल किया जा सके, जो एक सेंट्रल एजेंसी के कंट्रोल में हो, और वो दूसरों को परमिशन दे सके कि वो भी अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि सबको वो चीज़ एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो। So this was the patent pooling, and please keep it in your mind because it is a probable topic for 2021, and thank you for your patience. Thank you.